अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। मुराद खान बोला, नेगेटिव हमारे फोटोग्राफर मुजाहिद के पास हमेशा महफूज रहेगा। हम 10 साल बाद भी इसको तलब करेंगे तो हमें मिल जाएगा। सिकंदर ने मुराद खान के लिए चाय बना दी थी। मुराद खान ने सारी तस्वीरें लिफाफे में डालकर अपने ब्रीफ केस के खुफिया खाने में संभाल कर रख ली। मैंने मुराद खान से कहा, मैं और सिकंदर अली यही बातें कर रहे थे कि खुदा करे ये कोड नंबर वही कोड नंबर हो जो हमारी हाई कमांड को मतलूब है। मेरा ख्याल है इस नक्शे में जो एटमी मटेरियल सिलेंडरों के आगे इनके कीमियाई तज्जिए के नंबर लिखे हुए हैं, इनकी मदद से हाई कमांड को फ़ौरन इल्म हो जाएगा कि कोड नंबर असली कोड नंबर हैं या नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है मुराद खान? मुराद खान कहने लगा, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल सही है। नक्शे में जो सिलेंडरों के नंबर शुमार लिखे हुए हैं वो इन सिलेंडरों में मौजूद एटमी मटेरियल के कीमियाई तज्जिए के नंबर हैं। इनकी मदद से हमारे साइंसदानों को फ़ौरन पता चल जाएगा कि कोड नंबर जो नक्शे के नीचे लिखा हुआ है सही है या नकली नंबर है। अगर सिलेंडरों के कीमियाई नंबर न लिखे होते तो हमारे हाई कमांड के साइंसदानों को दिक्कत पेश आ सकती थी। अब इनका काम आसान हो जाएगा। मैंने पूछा, हमें इसका इल्म कब तक हो जाएगा कि खुफिया कोड नंबर असली हैं या नहीं? जब तक हमें इस नंबर की हकीकत मालूम नहीं हो जाती हम अपने मिशन का आखिरी मरहला नहीं शुरू कर सकते। मुराद खान चाय का घूंट पीने के बाद बोला, इस काम में कुछ नहीं तो 1 हफ्ता ज़रूर लग जाएगा। हमारा जो आदमी ये फ़ोटो कापी लेकर जाएगा इसे कहीं हवाई जहाज़ से, कहीं ट्रेन से और कहीं दुश्वार गुजार जंगली रास्तों पर से पैदल सफ़र करना होगा। बहरहाल ये 1 हफ्ता तो हमें बहरहाल सूरत इंतज़ार करना ही पड़ेगा। ये दुआ करो कि एटमी मटीरियल का ये कोड नंबर असली हो। इसके बाद पाकिस्तान भी भारत के नए एटमी हथियार का तोड़ दरियाफ्त करने के काबिल हो जाएगा। सिकंदर बोला, अगर ये कोड नंबर असली निकल आता है तो हमारे मुल्क तो भारत के नए हथियारों का दंदांची का जवाब दे सकेगा। फिर पुराने लाइट हाउस वाली लेबॉर्ट्री को तबाह करने की क्या ज़रूरत है? भारत अगर नया एटमी रॉकेट ईजाद करता है तो इसे करने दो। हमारे पास इसका तोड़ मौजूद होगा और ये बात भारत की खुफिया एजेंसी को भी मालूम हो जाएगी कि पाकिस्तान ने इनके हथियार का तोड़ दरियाफ्त कर लिया है। और ये मालूम हो जाने के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ कभी ये एटमी रॉकेट इस्तेमाल नहीं करेगा। मुराद खान ने कहा, असूली तौर पर तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन भारत को मालूम हो भी गया है कि पाकिस्तान ने इसके एटमी रॉकेट का तोड़ दरियाफ्त कर लिया है, तो फिर भी ये एटमी रॉकेट ज़रूर बनाएगा। लाइट हाउस वाली लेबॉर्ट्री को तबाह करने का फ़ायदा ये होगा कि इसकी तबाही के साथ ही फ्रांस से मंगवाए गए एटमी मटेरियल के सारे सिलेंडर भी भस्म हो जाएंगे और भारत का नए एटमी रॉकेट की तैयारी का काम कम अज़ कम 2-3 बरस के लिए खटाई में पड़ जाएगा। यानी वो कम अज़ कम 2 बरस तक तो ये एटमी रॉकेट दोबारा तैयार नहीं कर सकेगा। और आज के जदीद साइंसी दौर में एटमी असले की तैयारी में 2 साल का वक्फा पड़ जाना कोई मामूली बात नहीं होती। इस दौरान दूसरे मुल्क एटमी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल सकते हैं। मैंने सिकंदर को मुखातिब करते हुए कहा, अब तुम समझ गए होगे कि खुफिया कोड नंबर मालूम करने के अलावा पुराने लाइट हाउस को उड़ाना किस कदर ज़रूरी है। मुराद खान ने कांतिलाल के बारे में सिकंदर से पूछा कि इसकी अदम मौजूदगी में कांतिलाल का कोई फ़ोन आया था या नहीं, जिसके जवाब में मैंने कहा, इसका फ़ोन तो नहीं आया था, मगर इसकी देवदासी रागनी मेहरा का थोड़ी देर हुई फ़ोन आया था। मुराद खान ने किसी कदर ताज्जुब से पूछा, इसने किस सिलसिले में फ़ोन किया था? अपने दोस्त कांतिलाल का पूछ रही थी, मैंने जवाब दिया। जब मैंने इसे कहा तो वो यहाँ नहीं है तो कहने लगी, सेठ जी आप हैं, कल मैं शाम को आ जाऊँ? फिर तुमने क्या जवाब दिया? मुराद खान ने पूछा। यही कि एक बिजनेस पार्टी मुझसे मिलने शाम को आ रही है, मैं नहीं मिल सकूंगा, मैंने जवाब दिया। सिकंदर कहने लगा, सर मुझे तो ये औरत मशकूक लग रही है। मैंने सिकंदर अली की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सिकंदर का ख्याल है कि इस औरत का ताल्लुक मुमकिन है भारत की किसी खुफिया एजेंसी से हो। मुराद खान बोला, इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लगता क्योंकि जिस आदमी के जरिए हमने रागनी मेहरा को यहाँ भिजवाया था, इसे कहने के मुताबिक रागनी मेहरा एक मुद्दत से धंधे से वाबस्ता है, लेकिन बहरहाल इस औरत से खबरदार रहने की ज़रूरत है। मैंने कहा, मेरा तो ख्याल है कि अब हमें होटल छोड़ देना चाहिए, हमारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। मुराद खान बोला, मैं समझता हूँ कि जब तक अपनी हाई कमांड की तरफ से खुफिया कोड नंबर की तस्दीक नहीं हो जाती तुम्हें होटल में ही क़याम करना चाहिए ताकि तुम्हें कांतिलाल के आदमियों के बारे में इल्म होता रहे, क्योंकि आज नहीं तो कल वो तुम्हें ज़रूर फ़ोन करेगा। इससे आला तरीन शराब और रागनी मेहरा जैसी देवदासी के दर्शन सिर्फ इसी जगह हो सकते हैं। सिकंदर अली ने कहा, खुफिया कोड हमारे हाथ आ चुका है, अब हमें कांतिलाल की सरगर्मियों पर नजर रखने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा, सिकंदर का ख्याल दुरुस्त है मुराद खान, ऐसी बात भी नहीं है कि कांतिलाल को अभी तक कोई शोबा हो, क्योंकि हमने तबाहशुदा जहाज़ में ऐसी कोई शहादत नहीं छोड़ी जिससे कांतिलाल कोई शक पड़े कि इसके खुफिया कोड वाले अटैची केस को किसी ने खोल कर देखा है। मुराद खान तफक्कुराना अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता सर हिला रहा था। कहने लगा, ये सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, इसके बावजूद हमें इस कांतिलाल पर निगाह रखनी होगी जब तक कि हाई कमांड तस्दीक नहीं कर देता कि हमारे कोड नंबर बिल्कुल सही है। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं ये कहकर खामोश हो गया। मुराद खान बोला, हमारा यहाँ कौन सा खर्चा हो रहा है, हम तो सारा काम जाली करेंसी से कर रहे हैं। जहाँ इतने दिन बैठे हो वहाँ 2-4 दिन और बैठे रहो।
जैसे ही ऊपर से हमें कोई अहकाम आएंगे हम बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से गायब हो जाएंगे। मुराद खान मजीद थोड़ी देर बैठकर मुझसे बातें करता रहा। इसके बाद उसने कहा, मैं जाता हूँ, कल किसी वक्त चक्कर लगा जाऊँगा। आज रात को हमने अपने खास आदमी के हाथ फोटोकॉपी अपने खुफिया तौर पर रवाना करनी है। इस दौरान अगर कांतिलाल का कोई फ़ोन आया तो मुझे हाशिम खान के जरिए इतला कर देना। मुराद खान चला गया। मैंने सिकंदर से कहा, मेरा ख्याल है मैं कुछ देर आराम कर लूँ, तुम यहीं बैठे रहना, कॉफ़ी मंगवा लो, कांतिलाल का फ़ोन आए तो मुझे जगा देना। इसके बाद मैं बेडरूम में लेट गया। मैं शाम तक सोता रहा। मेरी आंख खुली तो ड्राइंग रूम में से टेलीगाने की प्रोग्राम की आवाज़ आ रही थी। मैं उठकर बाथरूम से बाहर आ गया। सोफे पर नीम दराज अखबार पढ़ रहा था लेटा सिकंदर। मुझे देखकर इसने अखबार एक तरफ कर दिया। मैंने पूछा, कांतिलाल का फ़ोन तो नहीं आया? बिल्कुल नहीं, सिकंदर ने जवाब दिया। मैं सोफे पर बैठ गया। सिकंदर कहने लगा, मेरा ख्याल है कि मैं मुराद खान की तरफ एक चक्कर लगा आऊँ। ज़रूर जाओ, मैं होटल में ही हूँ, मैंने कहा। सिकंदर बोला, मैं गाड़ी ले जाऊँ, हाशिम खान भी मेरे साथ होगा। ठीक है, ज़्यादा देर न लगाना, मैंने कहा, और सिकंदर चला गया। इस वक्त शाम हो चुकी थी। मैं कुछ देर तक अखबार पढ़ता रहा। फिर मैं चाय मंगवाई और टेलीप्रोग्राम देखने लगा। इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से देवदासी रागनी मेहरा की आवाज़ आई। हेलो सेठ जी, नमस्कार। नमस्कार, मैंने इसकी आवाज़ पहचान ली थी। रागनी मेहरा ने कहा, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? मैंने यूँ ही कह दिया, चाय पी रहा हूँ। रागनी ने हंसकर पूछा, किसके पास बैठकर चाय पी रहे हैं? मैंने जवाब दिया, अपने साथ ही बैठा हूँ। रागनी बोली, चाय तो मैं भी पीऊँगी, मैं आ रही हूँ। मैं से कोई बहाना बनाने ही वाला था कि रागनी ने फ़ोन बंद कर दिया। 5 मिनट के बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने रागनी खड़ी थी। हस्ब मामूल वो खूबसूरत और नीम अरियन लिबास में थी। इसने मुझ पर आते ही मेरे गाल पर बोसा दिया और कहने लगी, मैं इधर से गुजर रही थी कि आपसे मिलने को बहुत दिल चाहा, काउंटर से पता किया और आपके सामने बैठी हूँ। मुझे इसका आना नागवार गुजरा था मगर मैंने जाहिर ना होने दिया। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। रागनी ने बड़ा गहरा मेकअप किया हुआ था, खूब परफ्यूम लगा रखा था। मैंने रिमोट का बटन दबाकर टीवी बंद कर दिया। मैंने कहा, जगदीश राय जी इस दिन से गायब हैं, वैसे 1-2 बार फ़ोन करके तुम्हारा पूछ लिया था। मैंने रागनी मेहरा को कांतिलाल का यही नाम बताया था। रागनी ने सिगरेट सुलगाने के बाद कहा, जगदीश जी की बात न करें, इस वक्त तो मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, अरे देवी जी, हम तो ब्रह्मचारी किस्म के लोग हैं, हमसे मिलकर क्या करेंगी? मुझे तो आप में ब्रह्मचारियों वाली कोई बात दिखाई नहीं देती। मैं किसी तरह उससे पीछा छुड़ाना चाहता था लेकिन वो लगता था कि काफ़ी देर तक बैठने के लिए आई है। मैंने बेदिली से यूं ही तकल्लुफन पूछा, तुम्हारे लिए चाय मंगवाऊं? रागनी मेहरा ने खास अदा के साथ गर्दन एक तरफ करके कहा, मंगवा लीजिए, वैसे ये वक्त तो देवता देवियों के सोमरस पीने का है। मैंने कहा, तुम्हें तो मालूम है कि मैं ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पीता। और मैंने सर्विस को फ़ोन करके चाय का ऑर्डर दे दिया। रागनी मेहरा इधर उधर की बातें करती रही। फिर गहरा सांस लेने के बाद बोली, सेठ जी आप मेरे मेहरबान हैं, आपने मेरे साथ अच्छा सलूक किया है। मैंने कहा, भाई तुम्हारी सेवा तो हमारा फ़र्ज़ था। कुछ देर के बाद चाय आ गई। रागनी चाय बनाते हुए कहने लगी, आपका विजयवाड़ा में अभी और कितने दिन ठहरने का प्रोग्राम है? मैंने कहा, बिजनेस के सिलसिले में मुख्तलिफ पार्टियों से मिल रहा हूँ, हो सकता है अभी कुछ दिन और लग जाएं। रागनी कहने लगी, दरअसल मैं आपको अपने हाथ डिनर देना चाहती हूँ। मेरी सहेलियाँ आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद हैं। ऐसा करते हैं, आप कल रात का खाना मेरे साथ खाएं। फिक्र न करें, मैं आपको सोमरस बिल्कुल नहीं पिलाऊंगी। मैंने फ़ौरन कहा, रागनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कल मेरे पास एक पार्टी ने आना है, इनको टाइम दिया हुआ है। रागनी बोली, तो फिर परसों शाम का वक्त रख लेते हैं। मैंने कहा, आई एम सॉरी रागनी जी, बात दरअसल ये है कि मैं सारा हफ्ता बहुत बिजी हूँ। आप ऐसा करें, अगले हफ्ते कोई भी दिन रख लें, अगले हफ्ते मैं बिल्कुल फारिग हूँ। रागनी मायूसी के साथ बोली, ठीक है अग्रवाल जी, अगले हफ्ते सही, लेकिन अगले हफ्ते मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। रागनी ने मेरे साथ बिजनेस के बारे में बातें शुरू कर दी। कहने लगी, अग्रवाल जी विजयवाड़ा में आपके बिजनेस का काफ़ी स्कोप है। यहाँ आपने ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाया तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कल एक पार्टी इसी सिलसिले में आ रही है, अगर इनसे बिजनेस टैप आ गया तो काम शुरू कर देंगे। रागनी ने अचानक मौजू बदल कर पूछा, अग्रवाल जी आप अमृतसर के रहने वाले हैं ना? बिल्कुल अमृतसर का रहने वाला हूँ, मैंने कहा। क्यों, तुम्हें कोई शक है? रागनी हंस पड़ी, नहीं नहीं सेठ जी, मैं भला कोई शक क्यों करने लगूंगी, मैंने तो इसलिए पूछा कि मैं भी अमृतसर की रहने वाली हूँ। अच्छा, मैंने बड़ा खुश होकर कहा। रागनी ने कहा, जी हाँ, हमारा पुराना घर बाजार शशिदड़ी में है। आपका मकान किस मोहल्ले में है? मुझे अमृतसर के चंद एक मोहल्लों के नाम याद थे। मेरे जहन में भी एक मोहल्ले का नाम आया। मैंने कह दिया, हमारा घर संगपुरे में है। याद रहे कि अमृतसर में क़याम पाकिस्तान से पहले शहर के मशरिक़ में कंपनी बाग के करीब अमृतसरी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी जिसका नाम शरीफपुरा था। जब पाकिस्तान बनने के बाद शरीफपुरे के सारे मुसलमान अमृतसर के दूसरे मुसलमानों के हमरा हिजरत करके पाकिस्तान आ गए तो शरीफपुरा में शेख शन्नाती आबाद हो गए और इन्होंने इसका नाम संगपुरा रख लिया। रागनी ने खुश होकर कहा, अरे वाह, संगपुरा के रानी बाजार में तो मेरी बड़ी बहन का मकान भी है। आपका घर संगपुरा के कौन से बाजार में है? मुझे भी रानी बाजार का नाम ही याद था।
दूसरे किसी बाजार का नाम याद नहीं था। इतना मुझे मालूम था कि शरीफपुरे के पीछे से रेलवे लाइन गुजरती है। मैंने कहा बाजार का नाम बड़ा अजीब सा था, मुसलमानों वाला नाम था। इतना याद है कि हमारे घर के पीछे से रेलगाड़ियाँ गुजरती हैं। असल में मुझे अमृतसर से निकले कई साल हो गए हैं। मैं ज़्यादातर दिल्ली कानपुर में ही रहता हूँ। इन 2 जगहों पर ही हमारा ऑफिस है। रागनी कहने लगी, यहाँ आप कौन सी बिजनेस पार्टी से मामला तय कर रहे हैं? इससे मुझे कुछ शक हुआ कि यह औरत मेरे कारोबार के बारे में इतना कुरेद कुरेद कर क्यों पूछ रही है। मैंने कहा मुझसे इस पार्टी की फ़ोन पर ही बात हुई है, कल पता चलेगा ये पार्टी कैसी है। मगर रागनी जी आप क्यों पूछ रही हैं? कि आप भी कोई बिजनेस करना चाहती हैं? रागनी हल्का सा कहका लगाकर हंस पड़ी। कहने लगी, अरे नहीं सेठ जी, मैं जो बिजनेस कर रही हूँ मेरे लिए वही काफ़ी है। फिर वो उठकर खड़ी हो गई। कहने लगी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मैं परसों आपको फ़ोन करूँगी। अगले हफ्ते मेरे यहाँ डिनर पर आने की आपको कोई डेट ज़रूर देनी होगी। हाँ, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मैं भी उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा, अरे नहीं श्रीमती जी, अगले हफ्ते मैं आपके यहाँ ज़रूर आऊँगा। रागनी मेहरा ने आगे बढ़कर मेरे रुखसार पर हल्का सा बोसा दिया और बाय बाय करती कमरे से निकल गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और सोफे पर बैठकर सोचने लगा ये औरत क्यों आई थी और इसके बिजनेस के बारे में इतना कुरेद कुरेद कर क्यों पूछ रही थी। बहरहाल मुझे मालूम था कि मुझे रागनी से नहीं मिलना, क्योंकि 3-4 दिनों के बाद मैं होटल छोड़ रहा था। रागनी के जाने के बाद कोई 1 घंटे बाद सिकंदर आ गया। इसने आते ही मुझसे पूछा, वो देवदासी आई थी? मैंने कहा हाँ, मगर तुम्हें कैसे इल्म हुआ? सिकंदर मेरे सामने सोफे पर बैठ गया। कहने लगा, मुझे काउंटर गर्ल ने बताया है। मैंने ऊपर आते हुए यूं ही काउंटर गर्ल से पूछ लिया था कि जीसी अग्रवाल जी से मिलने कोई पार्टी तो नहीं आई है या किसी पार्टी का फ़ोन तो नहीं आया। ये मैं कभी कभी ऊपर आते वक्त काउंटर पर पूछ लेता हूँ। मुझे काउंटर गर्ल ने बताया कि मिस रागनी मेहरा सेठ साहब से मिलने आई थी। मैंने पूछ लिया, क्या वो अकेली थी? इस पर काउंटर गर्ल ने बताया कि इसके साथ एक आदमी भी था जो नीचे होटल की लॉबी में बैठा रहा था। और जब रागनी जी सेठ साहब से मिलकर वापस आई थी तो दोनों कोई देर लॉबी में बैठे रहे और आपस में बातें करते रहे थे, फिर उठकर चले गए थे। मैंने कहा, कमाल है सिकंदर, काउंटर गर्ल ने इतनी बातें तुम्हें कैसे बता दें? सिकंदर बोला, इससे मैंने थोड़ी दोस्ती डाल रखी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से इसने मुझे रागनी मेहरा की नकलो हरकत के बारे में पूरी तफसील बता दी है। वो क्या करने आई थी? मैंने कहा, लगता है वो मुझसे बहुत कुछ पूछने और मेरे बारे में बहुत सी मालूमात हासिल करने आई थी। इसने मुझसे ये भी पूछा कि मैं पीछे कौन से शहर का रहने वाला हूँ और यहाँ किस पार्टी से बिजनेस की बात कर रहा हूँ। सिकंदर अली कहने लगा, सर मुझे तो इस औरत पर पहले ही शक था, अब यकीन हो गया है कि वो यहाँ किसी न किसी मकसद से आई है। मैंने कहा, तुम फिक्र न करो, अगर इसका ताल्लुक किसी खुफिया एजेंसी से भी है फिर भी वो मुझसे कुछ हासिल नहीं कर सकेगी और फिर हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन ज़्यादा ठहरेंगे। इस दौरान हमें हाई कमांड की तस्दीक मालूम हो जाएगी और हम अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। सिकंदर कहने लगा, फिर भी हमें सर बेहद मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसकी ख़ास वजह यह है कि कंटोर का पुराना लाइट हाउस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। इस पुराने लाइट हाउस में भारत सरकार खुफिया तौर पर एक इंतहाई अहम एटमी मिशन पर काम शुरू करने वाली है और इस एटमी मिशन की सिक्योरिटी की खातिर यहाँ भी CID वालों को जाल फैला दिया गया होगा, क्योंकि पुराने लाइट हाउस के करीब ही शहर है। मैंने कहा, मुझे सूरत हाल की नज़ाकत का पूरा एहसास है सिकंदर, तुम अपनी तरफ से कोई ऐसी हरकत ना करो जिससे हम पर किसी को शक पड़ सके। तुम ये बताओ, मुराद खान से मुलाकात हुई? सिकंदर ने कहा, हाँ सर, मुराद खान ने बताया है कि इनका ख़ास आदमी एटमी मटेरियल का खुफिया कोड नंबर की फ़ोटोकॉपी लेकर आज रात रवाना हो रहा है। मैंने कहा, इस सूरत में हमें कम से कम मज़ीद 4 दिन इसी होटल में रुकना पड़ेगा। सिकंदर बोला, सर मेरा तो ख्याल है हमें यह होटल छोड़ देना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ की CID की निगाहों में आ गए हैं। मैंने भी मुतफ़क्किर होकर कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब हमें कांतिलाल से क्या सरोकार जो इसके फ़ोन का इंतज़ार करने यहाँ बैठे रहें। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं मुराद खान से बात करता हूँ। ज़रूर करें, सिकंदर ने कहा। मुराद खान जी कल किसी वक्त आएंगे। बात यह है कि सर हम इस पोजीशन में नहीं है कि किसी किस्म का खतरा मोल लें। तुम ठीक सोच रहे हो सिकंदर, मैंने जवाब में कहा। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन सुबह 10 बजे के करीब मुराद खान आ गया। सिकंदर भी इसके हमरा था। इसने मुराद खान को रागनी मेहरा के होटल में आने के बारे में तफसील से बता दिया था। मुराद खान खामोश बैठा था। सिकंदर ने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। वो मुझसे कहने लगा, मुझे सिकंदर ने सारी बातें बता दी हैं, अब मुझे भी रागनी मेहरा पर शक पड़ गया है। मैंने कहा, तो फिर तुम्हें किस बात का इंतज़ार है? मैं तो कहता हूँ हमें आज ही होटल छोड़ देना चाहिए। मुराद खान का चेहरा बता रहा था कि इसके जहन में मुतज़ाद किस्म के ख्यालात आ रहे हैं। वो कहने लगा, मैं यही सोचकर होटल में बैठा था कि कांतिलाल के ब्रीफकेस से हासिल किए हुए खुफिया कोड नंबर की तस्दीक ऊपर हाई कमांड से आ जाती है तो हम यहाँ से गायब हो जाएंगे। अगर फ़र्ज़ कर लिया हाई कमांड से हमें इत्तला मिलती है कि जो खुफिया कोड नंबर हमने इन्हें भेजा है वो नकली है और इसका दुनिया के किसी एटमी फार्मूले से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये मुखालिफ पार्टी को मुहित गुमराह करने के लिए वादे किया गया है, तो ऐसी सूरत हाल में हमें एक बार फिर कांतिलाल को पकड़ना होगा और कोई नया मंसूबा तैयार करना होगा ताकि इससे सही कोड नंबर मालूम किया जा सके, क्योंकि यहाँ से चले जाने के बाद कांतिलाल का मिलना मुश्किल हो जाएगा। सिकंदर कहने लगा, मुश्किल क्यों होगा सर, हम इसे कैसर बाई के फ्लैट पर पकड़ सकते हैं, वहाँ तो आता जाता ही है। मुराद खान बोला, ये मैं भी जानता हूँ कि हम कैसर बाई के यहाँ इससे दोबारा मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन वहाँ हमें एक नया जाल बिछाना पड़ेगा, जबकि यहाँ हमने पहले से ही जाल फैला रखा है। यहाँ हम आसानी से इसे फांस सकते हैं।
मैंने कहा लेकिन मुराद खान, यहाँ सूरत हाल खतरनाक भी तो हो गई है। अगर इस होटल में पुलिस आ गई और इसने हमसे पूछताछ शुरू कर दी तो मामला बिगड़ जाएगा। मुराद खान कहने लगा, तुम भी ठीक कहते हो, फिर ऐसा करते हैं कल का दिन देख लेते हैं। इस दौरान कांतिलाल का फ़ोन आ गया तो तुम इसे कह देना कि मुझे कारोबारी सिलसिले में अचानक मुंबई जाना पड़ गया है, 3 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। इस दौरान हमें हाई कमांड से कोड नंबर के बारे में इत्तला मिल जाएगी। क्या ख्याल है? मैंने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी, कल का दिन देख लेते हैं, परसों होटल छोड़ देंगे। जब ये तय हो गया कि हम सिर्फ कल का दिन ही होटल में ठहरेंगे और परसों सुबह सवेरे होटल से अपनी खुफिया कमी गाह में चले जाएंगे, तो मुराद खान चला गया। इसके बाद सिकंदर, हाशिम खान और मैंने मिलकर कमरे में ही खाना खाया। हाशिम खान खाने के बाद नीचे चला गया। सिकंदर भी ये कहकर हाशिम खान के साथ ही नीचे चला गया कि इसे शहर में 1 घंटे का काम है, वहाँ जा रहा है। मैं कमरे में अकेला रह गया। इस वक्त रात के 9 बजने में 10 मिनट थे। मैंने सिल्क का रेशमी कुर्ता पजामा उतार कर खद्दर का कुर्ता पजामा पहन लिया था। मेरा ख्याल था कि मैं आज भी जल्दी सो जाऊंगा। सिकंदर के पास तो डुप्लीकेट चाबी होती ही है। मैं ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी की खबरें सुनने लगा। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। मैं समझा कि हाशिम खान किसी काम से आया है। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने रागिनी मेहरा खड़ी मुस्कुरा रही थी। इसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोली, अग्रवाल जी, आपको कोई मेहमान तो नहीं अंदर बैठा? क्या मैं आ जाऊं? रागिनी मेहरा ने आज मामूल से ज़्यादा ही मेकअप किया हुआ था। वो बहुत हसीन लग रही थी। सोफे पर बैठकर सिगरेट सुलगाते हुए बोली, आई एम सॉरी अग्रवाल जी, लेकिन आज आपसे मिलने को मेरा बहुत ही मन चाहा, बस मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। मैं बेख्तियार आपके पास चली आई हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं रागिनी जी, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आपके लिए क्या मंगवाऊँ? रागिनी मेहरा ने अपने पर्स में से विलायती शराब की छोटी सी बोतल निकालते हुए कहा, मैं अपने पीने का सामान साथ लेकर आई हूँ। आज मेरा जी चाहता है कि मैं आपके पास बैठ कर पीऊँ और मेरे और आपके सिवा कमरे में कोई और ना हो। मैं सोचने लगा कि इस बला से क्यों का छुटकारा हासिल किया जा सकता है। मैं सोच ही रहा था कि रागिनी मेहरा ने टेबल पर पड़े हुए गिलास में सोमरस डालकर जग में से एक में पानी डाला और मेरे देखते ही देखते आधा गिलास चढ़ा गई। अब इसने हंसपे आदत बातें शुरू कर दी। आज कुछ वो ज़्यादा ही बातें कर रही थी। एक बात ख़त्म होती तो दूसरी बात शुरू कर देती। मैं सामने बैठा सख्त बोर हो रहा था, सिर्फ हूँ हाँ करता जा रहा था। रागिनी मेहरा ने खुद ही नीचे सर्विस वालों को फ़ोन करके अपने लिए चिकन सैंडविच मंगवा लिए। सैंडविचेस आ गए तो मज़े ले लेकर खाने लगी। मैंने महसूस किया कि आज इसके तेवर कुछ बदले हुए थे। इसे वहाँ आए आधे घंटा गुजर गया था, मगर इस दौरान इसने शराब का सिर्फ आधा गिलास ही पिया था। मुझे आखिर एक तरकीब सूझी। मैंने रागिनी से कहा, रागिनी जी, मुझे याद आ गया है, मुझे आज 10:30 बजे एक ज़रूरी जगह जाना है। मुझे यकीन है आप मुझे माफ़ कर देंगी। रागिनी ने घड़ी की तरफ देखकर कहा, मगर अग्रवाल जी, अभी तो 10:30 नहीं बजे, 15 मिनट रहते हैं। बस मुझे 15 मिनट और बैठने की इजाज़त दे दें, इसके बाद मैं चली जाऊंगी। मैंने सोचा कि चलो 10 मिनट बाद ही इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। एक तो मुझे रागिनी मेहरा से वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, दूसरा मुझे इन लोगों पर कुछ शक पड़ गया था कि इसका ताल्लुक CID या भारत की किसी दूसरी खुफिया एजेंसी से है। मैं 10 मिनट गुजरने का बेचैनी से इंतजार करने लगा। ठीक इसी वक्त होटल के पोर्च में पुलिस की 2 गाड़ियां दाखिल हुई। गाड़ियां तेजी से दाखिल होकर रुक गईं। इनमें से 2 पुलिस सार्जेंट और 7-8 कांस्टेबल जो मुसल्ला थे होटल की लॉबी में घुस गए। सिकंदर इस वक्त हाशिम के साथ बैठा अपनी गाड़ी में सिगरेट पी रहा था। वो अभी अभी शहर से वापस आए थे। सिकंदर हाशिम के पास बैठकर सिगरेट पीने के लिए रुक गया था, क्योंकि वो मुराद खान और मेरे सामने सिगरेट नहीं पीता था। गाड़ी में से इनको होटल का पोर्च कुछ फासले पर साफ दिखाई दे रहा था। इन्होंने पुलिस की गाड़ी और इनमें से पुलिस की गाद उतरते देखी तो सिकंदर ने कहा, ये पुलिस किस लिए आई है? हाशिम खान ने कहा, किसी काम से आई होगी। हो सकता है होटल में किसी VIP टाइप की शख्सियत या कोई लीडर ठहरने के लिए आ रहा हो और पुलिस इसकी सिक्योरिटी का इंतजाम करने आई हो। सिकंदर अली बोला, हाँ हो सकता है। सिकंदर बोला, अब मैं वापस सेठ अग्रवाल यानी मेरे कमरे में जाता है। इस वक्त मैं सख्त बोरियत की हालत में सोफे के कोने पर सर पकड़ कर बैठा था और मेरे सामने वाले सोफे पर बैठी हुई रागिनी मेहरा ने कोई लंबी कहानी छेड़ रखी थी। मुझे दरवाजे पर घंटी बजती सुनाई दी। मैं समझा कि सिकंदर आया होगा। मैंने वहीं से आवाज़ बुलंद करके कहा, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा लॉक नहीं है। एकदम से दरवाज़ा खुला और 2 सार्जेंट और 6-7 पुलिस के सिपाही अंदर दाखिल हो गए। 2 सिपाहियों के हाथों में स्टेन गन थी। इन्होंने इसका रुख मेरी तरफ करके खड़े हो गए। एक सार्जेंट के हाथ में रिवॉल्वर था, वो मेरे सर के पीछे आकर खड़ा हो गया। दूसरे सार्जेंट के हाथ में बेत थी। इस दौरान रागिनी मेहरा खामोशी से पर्स उठाकर कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं सब कुछ समझ गया था कि मेरी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया गया है। अब मैं ये भी समझ गया था कि मैं भाग नहीं सकता और पूरी तरह से फंस चुका हूँ। एक सेकंड में मैंने सोचा कि मेरे बेडरूम में कोई काबिल एतराज़ शय तो नहीं है, मसलन कमांडो चाकू, पिस्तौल या जासूसी कैमरा। मेरे पास इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं था। मैंने बड़े एतमाद के साथ सार्जेंट से कहा, सार्जेंट, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये वो कमरा नहीं है जहाँ आपको जाना चाहिए था। सार्जेंट मेरे सामने मेज़ पर बैठ गया। इसने कहा, हम सही कमरे में आए हैं, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम गोपी चंद अग्रवाल है, मैं ऑटो स्पेयर पार्ट्स का डीलर हूँ। इसका मतलब है कि आप हिंदू हैं। मैं फ़ौरन समझ गया कि ये लोग सारी तहकीक करके आए हैं और इन्हें अब मालूम हो चुका है कि मैं हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूँ। मगर अब मैं अपनी ज़बानी इतराफ़ कर चुका था कि मैं हिंदू हूँ। अब मैं ये नहीं कह सकता था कि मैं मुसलमान हूँ।
उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपके सामने स्क्रीन पर हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, काइंडली इसको भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल की वीडियोस पर अपने फीडबैक से आगाह करें। आपकी हौसला अफजाई और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया।